वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज चर्चा करते हैं हम बीए पार्ट फर्स्ट और सेकंड में, यानी दोनों कक्षाओं में ये चैप्टर है, ये कॉमन है। तो फर्स्ट ईयर वालों के तो पहले भी ये कंप्लीट करा दिया और सेकंड ईयर वालों के अभी चल रहा है। तो फर्स्ट ईयर वालों के रिवीजन हो जाएगा और सेकंड ईयर वालों के कंटिन्यू रनिंग में हो जाएगा। तो आइए चर्चा करेंगे आज कुषाणकालीन व गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों में अंतर, कि कुषाण काल में जो बुद्ध मूर्तियां बनी थी वो किस प्रकार की थी, उनकी क्या विशेषता थी, कौन से पत्थर से निर्मित थी, कहाँ पर रखी हुई है, आदि की चर्चा होगी। और इसी के साथ में चर्चा ये भी होगी कि गुप्त काल की जो बुद्ध मूर्तियां थी वो किस प्रकार की बनी है, कौन से पत्थर से निर्मित है, उनको किस प्रकार से अलंकृत किया गया है और उनकी प्रमुख क्या विशेषताएं हैं, क्या भाव प्रकट करते हैं, आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे पिछले वाले लेक्चर में अपन ने ये चर्चा की थी कि गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी, उसको पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था तक ले जाने का कार्य किस शासक ने किया और कौन से शासक महान शासक हुए जिन्होंने कला और संस्कृति को पोषक बनाया, यानी कि वो स्वयं कला और संस्कृति के पोषक रहे और साथ में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला आदि को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी कारण से इस क्षेत्र का स्वर्ण युग कहलाया। कौन सा? गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। इसी के साथ में यहाँ के जो शासक थे उन्होंने स्तंभों का निर्माण करवाया, अभिलेखों का निर्माण करवाया, गुहा मंदिरों का, और इसके अलावा अनेक प्रकार के मूर्ति शिल्पों का उन्होंने निर्माण करवाया। कौन कौन से धर्मों से संबंधित यहाँ पे मूर्ति शिल्प बने, ये सब चर्चा अपन ने पिछले लेक्चर में कर ली थी और आज अपन इनके अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप भी साथ में अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे। मैंने हेडिंग डाल लो कुषाणकालीन, क्या डालेंगे? कुषाणकालीन व गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों में अंतर। अब वन साइड आप लिखेंगे कुषाण काल। कुषाण काल बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मैंने ये पहले भी पढ़ाया और लिखा दिया था, तो शायद उन्होंने लिख लिया ये, तो आप लोग केवल समझेंगे। और जिन्होंने नोट्स के रूप में इसे नहीं लिखा वो इन्हें लिख लेंगे। कुषाण काल लिखेंगे वन साइड और सेकंड साइड में गुप्त काल लिखेंगे। कुषाण काल, गुप्त काल। और इस तरीके से इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। अब देखिए, जो कुषाण काल की मूर्तियां बनी थी उन मूर्तियों को चारों ओर से, यानी कि उनको टांकी हथौड़े से और भी जो मूर्ति बनाने के यंत्र होते हैं उनसे उन्हें बनाया गया था। यानी मूर्तियों को चारों ओर से कोर कर बनाया गया था। कोर कर यानी कि जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है उसमें जो मूर्ति बनाने के जो टूल्स होते हैं, टांकी, हथौड़े, इन सबको उपयोग में लेते हुए उस मूर्ति को चारों तरफ से मूर्ति जैसा बना देता है। उस पत्थर को देखा होगा ना आपने। आप कभी इधर सिकंदरा साइड में गए होंगे, मानपुर एक गांव है यहाँ पर गए होंगे, या जयपुर में एक मूर्ति मोहल्ला है वहाँ गए होंगे, तो वहाँ अवश्य देखे होंगे कि वहाँ मार्बल से और उसके अलावा रेड पत्थर से कितने अच्छे अच्छे मूर्ति शिल्प बनाए जाते हैं। और जयपुर का जो मूर्ति मोहल्ला है वो मूर्ति मोहल्ले में केवल देवी देवताओं की मूर्तियां बनती हैं, और अपने सिकंदरा में यहाँ केवल मंदिर, जाली, झरोके आदि के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति नहीं बनती है। यहाँ जो मंदिर का गर्भगृह और मंदिर की जो छतरियाँ हैं, इसके अलावा जो सुंदर सुंदर इमारतें हैं, उनके जाली झरोके आदि के लिए ये सिकंदरा गांव यानी कि सिकंदरा नामक स्थान बहुत फेमस है। मानपुर में भी ये कार्य होता है। दौसा में कुछ स्थानों पर भी ये होता है। गोला का वास एक स्थान है, वहाँ पर भी इस प्रकार से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। जयपुर में भी सभी प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनती है। तो पहली विशेषता क्या हुई कुषाण काल की कि मूर्तियाँ चारों ओर से कोरकर बनाई गई हैं। तो लिखेंगे पहले नंबर पर कुषाण काल की मूर्तियाँ, कुषाणकालीन मूर्तियाँ चारों ओर से कोरकर बनाई गई है। यानी कि कोरकर का मतलब होता है गढ़कर, यानी कि उन्हें टांकी हथौड़े से गढ़कर बनाई गई है। समझ गए। और इधर की पहली विशेषता, इसकी विशेषता दोबारा सुनो। कुषाण कालीन मूर्तियां चारों ओर से कोरकर बनाई गई हैं, चारों ओर से कोरकर बनाई गई है। अब बात करते हैं अपन गुप्त काल की। तो गुप्त काल में केवल सामने से दिखाई देने यानी कि अपन किसी भी मूर्ति को देखें और वो मूर्ति सामने से तो मूर्ति जैसी दिखे, लेकिन उस मूर्ति को हम साइड से जाकर देखें तो वो जिस पत्थर पे बनाई गई है उस पत्थर पे उसे छोड़ दिया गया है, यानी कि पीछे से उसकी कोई गुलाई उलाई नहीं दी है। तो गुप्त काल में केवल सामने से दिखाई देने जाने वाली मूर्ति बनाई गई है। गुप्त कालीन मूर्तियों को केवल सामने से दिखाई देने वाली बनाई गई है। यानी कि सामने से तो वो मूर्ति इस प्रकार से दिखाई देगी, इस तरीके से सामने से तो इस प्रकार की मूर्ति दिखाई देगी, लेकिन ये जिस पत्थर पे बनी हुई है ना, ये तो पीछे से अगर इसको देखेंगे तो ये केवल पत्थर ही है, केवल इसे आगे से बना दिया गया है। समझ गए आप? केवल इसे आगे से बना दिया गया है। लेकिन मथुरा की जो मूर्तियां बनी हुई है उन्हें आगे से, पीछे से, साइड से, सब तरीके से अच्छी प्रकार से बनाया गया है। पहली विशेषता तो ये हो गई। इसके बाद अब दूसरी विशेषता अपन पढ़ते हैं कि दूसरी विशेषता कुषाण काल में जो बुद्ध मूर्तियों में चपटी नाक बनाई गई है। कुषाण काल की जो बुद्ध मूर्तियां बनी हैं उनमें जो नाक बनाई गई है, नोज बनाई गई है, उसे नाक चपटी बनाई गई है, चपटी नाक बना दी। उसके बाद में चौड़ा मुखमंडल बना दिया। ये जो मुखमंडल है ये थोड़ा चौड़ा बनाया है, नाक को चपटी बनाया गया है। किस प्रकार से? इस प्रकार से थोड़ी सी दबी हुई बनाई गई है, यानी चपटी जैसी बनाई है, फैली हुई है ऐसे। और उसके बाद में भारी शरीर अंकित किया गया है, यानी कि भगवान बुद्ध का जो शरीर है वो थोड़ा अष्टपुष्ट बनाया गया, भारी बनाया गया है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई कुषाण काल की कि कुषाण काल में बुद्ध मूर्तियों में चपटी नाक, चौड़ा मुखमंडल तथा भारी शरीर अंकित किया गया है। तो लिख लेंगे दूसरे नंबर की विशेषता, यहाँ की बुद्ध मूर्तियों में
यहाँ की बुद्ध मूर्तियों में चौड़ी नाक, चौड़ी नहीं सॉरी चपटी, कैसी नाक? चपटी नाक, चपटी नाक, और चपटी नाक के साथ में चौड़ा मुखमंडल, चौड़ा मुखमंडल, चौड़ा मुखमंडल तथा भारी शरीर अंकित किया गया है, तथा भारी शरीर अंकित किया है। ये इसकी दूसरे नंबर की विशेषता हो गई। दोबारा सुनो कि यहाँ की बुद्ध मूर्तियों में चपटी नाक, चौड़ा मुखमंडल तथा भारी शरीर अंकित किया है। कैसा शरीर? थोड़ा भारी शरीर अंकित किया है। अब दूसरे नंबर की विशेषता हम गुप्त काल की पढ़ते हैं कि गुप्त काल में नुकीली नाक बनाई गई है, कुषाण काल में थोड़ी चपटी बनाई गई है, और गुप्त काल में जो नाक बनाई गई है वो किस प्रकार से बनाई गई है? इस प्रकार से भगवान बुद्ध की नाक बनाई गई है। इस प्रकार से थोड़ी सी नुकीली नाक बनाई गई है। किसमें? गुप्त काल में। दोबारा सुनेंगे, गुप्त काल में नुकीली नाक बनाई गई है, गोल भरा हुआ मुखमंडल बनाया गया है, यानी कि जो मुखमंडल है वो गोल और भरा हुआ है, सुंदर भी है, और कोमलता लिए हुए नाक नक्षत्र बनाए गए हैं। कोमलता लिए हुए नाक नक्षत्र बनाए गए हैं। तो गुप्त काल की विशेषता हो गई, गुप्त काल में नुकीली नाक, गुप्त काल में नुकीली नाक कैसी नाक बनाई गई है? नुकीली बनाई गई है। नुकीली, नुकीली होता है, नुकीली, नुकीली नाक बनाई गई है, गोल भरा हुआ मुखमंडल सुंदर बनाया गया है, गोल भरा हुआ मुखमंडल सुंदर बनाया गया है। इसके अलावा जो नाक नक्षत्र है वो कोमलता लिए हुए है, और कोमलता लिए नाक नक्षत्र बनाए हैं, तथा कोमलता लिए हुए नाक नक्षत्र बनाए गए हैं। ये दूसरे नंबर की विशेषता थी गुप्त काल की। अब पढ़ेंगे अब तीसरे नंबर पर विशेषता। पहले पढ़ेंगे अपन कुषाण काल की, कि कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों का जो सिर है ये मुंडा हुआ दिखाई दिया है, यानी कि सिर पर कोई भी बाल नहीं है। उन्हें गंजे रूप में बनाया गया है। कैसे रूप में? गंजे इंसान की खोपड़ी के रूप में उन्हें बनाया गया है। तो तीसरे नंबर की विशेषता होगी कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों के सिर पर कोई भी, यानी कि कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों का जो सिर है वो मुंडा हुआ दिखाई देता है। यहाँ की बुद्ध मूर्तियों का सिर मुंडा हुआ
दिखाया गया है। कैसा कैसा दिखाया गया है? यहाँ की बुद्ध मूर्तियों का जो सिर है वो मुंडा हुआ दिखाया गया है, यानी कि सिर पर बाल नहीं है। और अब चर्चा करते हैं अपन गुप्त काल की, कि गुप्त कालीन मूर्तियों के सिर पर घुंघरालू केस बनाए गए हैं, यानी घुंघराले बाल बनाए गए हैं। इधर लिखेंगे गुप्त कालीन बुद्ध मूर्तियों के सिर पर घुंघराले बाल या कोष्टक में केस लिखेंगे, केस दर्शाए गए हैं। यानी कि कुषाण काल में तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों में सिर पर बाल नहीं है, और इधर तो गुप्त काल में क्या है, सिर पर बाल है, और वो भी कैसे है, घुंघराले घने बाल है। यानी घुंघराले बाल होते हैं ना, घने सघन बाल हैं। और उधर को कुषाण काल में उनके सिर पर कोई भी बाल नहीं है। इसके बाद चौथे नंबर की विशेषता है, पहले अपन पढ़ेंगे कुषाण काल की, फिर पढ़ेंगे गुप्त काल की। तो देखो, कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों के पीछे का जो प्रभामंडल, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं सपोज करो कि भगवान बुद्ध की मूर्ति हूँ, तो मेरे पीछे जो ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड तो क्या है, इस तरीके से आयताकार है, लेकिन सपोज करो मेरे पीछे ये इस तरीके से कोई बोर्ड ये इस तरीके से आकृति में होता, और मैं यहाँ पर खड़ा होता और मेरा सिर यहाँ पर होता, ये यहाँ पे ये मेरा सिर होता, ठीक है। अब तो ये जो ये पीछे वाला पार्ट है, ये इसको बोलते हैं प्रभामंडल। क्या बोलते हैं? प्रभामंडल। इसको क्या बोलते हैं? प्रभामंडल बोलते हैं। तो देखिए कि प्रभामंडल को इस तरीके से डेकोरेट भी किया गया है, और प्रभामंडल को एकदम सिंपल भी छोड़ा गया है। अब ये सिंपल तो कहाँ पर है, और ये डेकोरेट अलंकृत कौन सी जगह है, इसके बारे में ये विशेषता अपन पढ़ेंगे। तो चौथी विशेषता हो जाएगी, कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों के पीछे का जो प्रभामंडल है वो बिल्कुल सादा बनाया गया है। कैसा बनाया गया है? बिल्कुल सादा बनाया गया है। मूर्तियों के पीछे का प्रभामंडल, मूर्तियों के पीछे का प्रभामंडल एकदम सादा बनाया गया है। कैसा बनाया गया है? एकदम सादा बनाया गया है, सिंपल रूप में बनाया गया है। इधर कैसा बनाया गया है? गुप्त काल में जो बुद्ध की जो प्रतिमा बनी है, उस प्रतिमा के पीछे प्रभामंडल को अलंकरण युक्त बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? अलंकरण युक्त बनाया गया है। तो गुप्त कालीन बुद्ध मूर्तियों में पीछे का प्रभामंडल सुंदर व अलंकृत युक्त बनाया गया है। सुंदर और अलंकृत युक्त बनाया गया है। इसमें गुप्त काल में, अब समझ में आ गया ना अंतर। इधर तो प्रभामंडल एकदम सादा बनाया गया है कुषाण काल में, और उधर गुप्त काल में बुद्ध मूर्तियों में
पीछे का जो प्रभामंडल है वो सुंदर बनाया गया है और अलंकृत युक्त बनाया गया है, यानी कि उसको बहुत अच्छी प्रकार से डेकोरेट किया गया है। अब अपन चर्चा करें नेक्स्ट विशेषता क्या है। तो देखिए अपन पढ़ेंगे पांचवी विशेषता। पांचवी विशेषता सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कुषाण काल की। तो कुषाण कालीन बुद्ध प्रतिमाओं में अभय मुद्रा दिखाने के लिए, कौन सी मुद्रा? अभय मुद्रा, आशीर्वाद देने वाली जो मुद्रा है वो है अभय मुद्रा। तो कुषाण कालीन जो बुद्ध मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में अभय मुद्रा दिखाने के लिए, कौन सी मुद्रा? अभय मुद्रा दिखाने के लिए ये जो दाहिना हाथ है जिससे अपन खाना खाते हैं और लिखते हैं, उस दाहिने हाथ, इस दाहिने हाथ को कंधे की सीध में, ये जो अपना कंधा है इसकी सीध में इतना ऊंचा ऊपर उठा हुआ, यानी दाहिने हाथ कंधे की सीध तक उठा हुआ दिखाया गया है। यानी कि कुषाण काल में जो बुद्ध मूर्तियां बनी है उन बुद्ध मूर्तियों में जो हाथ की जो स्थिति है वो अभय मुद्रा में दिखाई गई है, और जो हाथ है वो अभय मुद्रा की स्थिति के लिए इस कंधे की सीध तक ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। इस कंधे की सीध तक ऊपर इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। जबकि गुप्त कालीन जो बुद्ध मूर्तियां हैं, गुप्त काल की, इस काल की गुप्त काल की जो बुद्ध मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में भगवान बुद्ध को अभय मुद्रा में तो दिखाया गया है, लेकिन अभय मुद्रा में दिखाने के लिए उनकी जो हाथों की स्थिति है वो केवल कोहनी तक, ये जो अपनी कोहनी है इसके यहाँ तक ही, यानी कि कोहनी तक ही, कोहनी की सीध तक ही ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। यानी कि दोबारा सुनो, गुप्त काल में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाओं में अभय मुद्रा दिखाई गई है वो इस प्रकार से दिखाई गई है, यानी कि उनका हाथ केवल यहीं कोहनी की सीध तक ही ऊपर उठा हुआ है। इस प्रकार से वो अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में है। और कुषाण काल में यहाँ पर हाथ है उनका, और गुप्त काल में यहाँ पर हाथ है कोहनी की सीध में। तो अंतर आप सुन लेंगे। पहले कुषाण कालीन बुद्ध प्रतिमाओं में अभय मुद्रा दिखाने के लिए दाहिना हाथ कंधे की सीध तक उठा हुआ दिखाया गया है। और उधर को गुप्त काल की क्या विशेषता हुई? गुप्त काल की विशेषता हुई 5वें नंबर की कि गुप्त कालीन बुद्ध मूर्तियों में हाथों को केवल कोहनी की सीध में ही ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। तो ये थी 5वीं विशेषता, लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप वैसे ही समझ गए होंगे। और इसकी लास्ट एक और विशेषता रही, 6ठी विशेषता अपन पढ़ेंगे कि कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों में सीधे, यानी कि बुद्ध कालीन जो मूर्तियां हैं कुषाण काल में, उन मूर्तियों को एकदम इस प्रकार से सीधा खड़ा हुआ बनाया गया है। कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों को एकदम सीधा खड़ा हुआ बनाया गया है इस प्रकार से, जिससे खड़े होने के कारण उनकी मुद्रा में थोड़ी सी कठोरता आ गई है। अब अपन इस प्रकार से यूं खड़े रहे तो अपने शरीर में तनाव सा उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार किंचित कठोर सा आ गई है, यानी कि थोड़ी सी उन मूर्तियों में कठोरता आ गई है। ऐसे कठोर सीधे खड़े रहेंगे सावधान स्थिति में तो थोड़ा सा शरीर अकड़ के खड़ा करना पड़ेगा ना अपन को इस प्रकार से, तो थोड़ा शरीर कठोरता युक्त होता है। और जबकि गुप्त काल में जो मूर्तियां बनी हुई है उनमें बुद्ध मूर्तियों में खड़े होने का जो ढंग है वो अत्यंत सहज है, यानी कि जो गुप्त काल की जो बुद्ध मूर्तियां हैं वो भी खड़ी हुई स्थिति में है, लेकिन उनके खड़े होने का जो भाव है वो एकदम सहज है, एकदम ऐसे नॉर्मल रूप में अपन खड़े हैं। और उनका जो एक पैर का जो घुटना है वो घुटना थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है, आगे की तरफ निकला हुआ है। यदि अपन दोनों पैरों को एक साथ एक जगह पर खड़ा करके जैसे जन गण मन बोलते हैं अपन और एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं तो अपना शरीर ऐसे हट जाता है, अकड़ जाता है, ऐसे यूं कठोर सा दिखने लग जाता है। लेकिन अपन किसी से बात करते रहते हैं बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहते हैं,
जिसमें एक घुटना थोड़ा सा आगे निकला हो, बिल्कुल आराम से खड़े हैं, अपने शरीर पे कोई भी स्ट्रेच नहीं है, कोई भी कठोरता नहीं है। तो इस प्रकार से गुप्त काल की मूर्तियों में ये विशेषता पाई गई है। छठी विशेषता, दोबारा सुनो दोनों कालों की। कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों में भगवान बुद्ध को सीधे खड़े हुए दिखाया गया है, जिससे खड़े होने की मुद्रा में थोड़ी सी कठोरता आ गई है, जबकि गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों में खड़े होने का जो ढंग है वो अत्यंत सहज है, अर्थात उनका एक पैर का घुटना कुछ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है। तो ये इनकी छठे नंबर की विशेषता थी। आप इनका अंतर समझ पाए होंगे कि कौन कौन सा और क्या क्या अंतर इनका है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ मूर्ति शिल्पों के बारे में बता रहा हूँ और कुछ कुषाण काल की मूर्तियाँ भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और गुप्तकालीन मूर्तियों भी दिखाऊंगा। उसमें आपको अंतर समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? अंतर समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब आप कुषाण कालीन मूर्तियों को और गुप्तकालीन मूर्तियों को, क्योंकि चैप्टर यहाँ पर गुप्त काल है तो गुप्तकालीन मूर्तियों को ज़्यादा दिखाया जाएगा। डू एंजॉय। बाल्टी कॉलेज की पानी
तो अभी आपने मूर्ति शिल्पों के बारे में अध्ययन किया, देखा, समझा। ये थी गुप्तकालीन और कुषाणकालीन मूर्तियों में अंतर। और गुप्तकालीन साम्राज्य जो स्वर्ण युग कहलाया, किस कारण से कहलाया, और स्थापत्य, मूर्तिकला, भवन निर्माण कला, इन सभी में मूर्तिकला विशेष तौर पे इनमें गुप्त काल का जो साम्राज्य था वो अत्यंत उज्जवल रहा। इस कारण से इसे मूर्तिकला के क्षेत्र में भी स्वर्ण युग कहा गया है। बीए पाठ द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सूचना है कि आज आपका जो किताब वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। अभी तक आप लोगों को 125 लेक्चर पढ़ा दिए गए हैं, जिसमें से सपोज करो कि 25 लेक्चर प्रैक्टिकल से संबंधित होंगे, लेकिन 100 लेक्चर आपके थ्योरी से संबंधित थे। आज तक आपका कंप्लीट कोर्स है। यदि किसी का कुछ पार्ट छूट गया हो तो आप कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हो, फ़ोन के माध्यम से भी आप पता कर सकते हो। नोट्स बना के कंप्लीट रखेंगे। अब अपना जो भी अगला लेक्चर होगा वो अपना रिवीजन होगा, दोहरान होगा। यदि फिर भी आपके पास नोट्स नहीं है तो आप चिंता नहीं करें, आप लोगों को कॉलेज में नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी समय लगेगा। ये नहीं है कि आप कॉलेज आते ही मेरे से नोट्स मांगने लग जाओ। मैं 27 जुलाई के दिन से आपके नोट्सों में लगा हुआ हूँ। देख लो, 4-5 महीने हो गए। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के मैंने 17 अगस्त से नोट्स बनाना चालू किया था, और बीए पार्ट सेकेंड ईयर और बीए पार्ट थर्ड ईयर, इन दोनों के नोट्स में 27 जुलाई से ही बना रहा हूँ। जिस दिन से मैंने कॉलेज ज्वाइनिंग किया था उसी दिन से मैं बनाने लग गया था। आज तक मेरे पास 3 नोटबुक भर चुकी हैं, तीनों क्लासों की। अभी मैं उनकी जीरोक्स करा के आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। और जिन लोगों ने लेक्चर पढ़ के स्वयं ने नोट्स बनाए हैं, वो उन विद्यार्थियों को मैं बहुत अधिक शुक्रिया बोलना चाहूँगा, उनको बधाई बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी स्वयं की मेहनत से नोट्स बनाए। बाकी नोट्स कुछ नहीं होता, नोट्स किताब का एक शॉर्ट रूप होता है। किताब 100% होती है तो नोट्स 40% होते हैं, और दूसरे के बने हुए नोट्स तो 20% ही होते हैं। तो आप मेरे अगर नोट्स पढ़ेंगे तो आपके लिए तो केवल 20% का ही काम होगा। इसलिए आप पहले किताब पढ़ें, वो किताब पढ़ने के बाद में फिर नोट्स पढ़ें। और यदि स्वयं के द्वारा बनाए गए नोट्स बहुत अधिक कामयाबी दिलाते हैं एग्जाम टाइम, और खुद के द्वारा बने हुए नोट्स लॉन्ग टाइम तक रिमेम्बरिंग, यानी कि अपने माइंड में अचेतन मन से चेतन मन में आकर अपन को एग्जाम में सही आंसर पर क्लिक करवाते हैं। समझ गए? और बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को उनकी 3 दिन की क्लास हो रहा है, थ्योरी से संबंधित, किताब से संबंधित, जिसमें मध्यकाल है। उनके मध्यकाल में एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, ये 3 पार्ट हैं। तो ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग भी नोट्स बना के रेडी रखेंगे। अब मैं कंप्लीट होने के बाद में अब वापस से दोहरान करवाऊंगा। जैसे कि लेक्चर 1 था, पहला लेक्चर कौन सा था, तो उसको मैं शॉर्ट में पढ़ा दूंगा। देखो, पहले यहाँ पर मैं शॉर्ट में पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन दूसरे दिन मैं हर विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछूंगा। ध्यान रखना, मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगा, बोर्ड पर क्वेश्चन दे दूंगा, आपको उसका आंसर दूसरे दिन तक देना है। और जिन विद्यार्थियों ने आंसर नहीं दिया उनके मैं एक लिस्ट में नाम लिख लूँगा, और उनसे मैं कभी भी कुछ भी नहीं कहूँगा। चाहे तो वो अच्छे नंबर से पास हो, चाहे वो फेल हो, कुछ भी हो, मैं कुछ करने नहीं वाला। उन लोगों पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। और जो विद्यार्थी सतर्क रहेंगे, अध्ययन करेंगे, माता पिता और गुरु का कहना मानेंगे, तो उनको मैं समय समय पर गाइड करता रहूँगा, और उनसे मैं
वादा भी करूँगा कि वो सारे सब्जेक्ट के बजाय ड्राइंग में सबसे टॉप नंबर लाएंगे। देखना राजस्थान यूनिवर्सिटी का जब एग्ज़ाम होगा तब उसमें सबसे अधिक अंक आपकी मार्कशीट में केवल चित्रकला विषय में ही होगा। इस बात को आज अपने किसी भी कोने में या कागज़ पर लिख के अपने पास रख लो। मैं चैलेंज करता हूँ कि सारे सब्जेक्ट से अच्छे नंबर आप ड्राइंग में ला सकते हो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है और प्रैक्टिकल पार्ट आपको जीत दिला देगा। इसमें प्रैक्टिकल में इतने नंबर आ जाएंगे जितने आपको और सब्जेक्ट में, दोनों चीज़ों को मिला के लाते हैं आप प्रैक्टिकल में थ्योरी में, उतने तो इसमें प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो।